हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग ही आयाम है, एक अलग ही स्थान है। अगर हम इस स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहानी अधूरी रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने के लिए हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही एक स्ट्रक्चर में पूरा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि इतनी बड़ी हस्ती को एक या दो क्लास में पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो कवर किया जाए। तो इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेताजी के विषय में। नेताजी भारत में पहला जो हमारा खंड होगा उसमें इनके जन्म से लेकर के भारत में जितने आंदोलन वगैरह हुए उसमें इनकी क्या भूमिका रही, इस पर हम बात करेंगे। यहीं से क्लास स्टार्ट होगी आज की। और इसके बाद में हम जर्मनी में पढ़ेंगे। भारत से ये जर्मनी चले गए थे और जर्मनी में इन्होंने आज़ाद हिंद संघ, आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की थी, तो जर्मनी में उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जापान में इनकी वापसी हुई जर्मनी से और यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया आज़ाद हिंद फौज का। तो यहाँ पर हम आज़ाद हिंद फौज के विषय में पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज और उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ले करके अपना एक अभियान चलाया। और आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ में हम देखेंगे कि ये INA क्या था और इसका आज़ाद हिंद फौज से क्या संपर्क है या फिर वही चीज़ है सेम। तो यानी हम इसमें INA और रास बिहारी बोस पर भी बात करेंगे। रास बिहारी बोस, इनका क्या योगदान था इस चीज़ पे बात करेंगे। और ये INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, क्या यही आज़ाद हिंद फौज है या दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इस पर भी पूरा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जापान में जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया और इसके बाद इन्होंने एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। तो हम अस्थायी सरकार पे बात करेंगे। अस्थायी सरकार, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार जिसको कहा जाता था, इस पे हम बात करेंगे। और इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज को लेकर के जापान के साथ मिल करके नेताजी ने अपना ऑपरेशन चलाया भारत की तरफ और उसे कहा जाता है ऑपरेशन यू। ऑपरेशन यू, इस पे बात करेंगे। और लास्ट में इस सभी चीज़ों के बाद में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर एक मुकदमा चलाया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। वो होगा आज़ाद हिंद के सैनिकों पर मुकदमा, सैनिकों पर मुकदमा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भारत की स्वतंत्रता में बोस जी का क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका है, उस पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो लास्ट हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता में बोस जी की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेताजी के विषय में जानते हैं, थोड़ा सा इनके जीवन के विषय में। सुभाष चंद्र बोस सभी लोग जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सी दो चार चीज़ें पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे की यात्रा क्या है। उड़ीसा जो वर्तमान का है वहाँ पर कटक नाम के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक में। उस समय उड़ीसा अलग नहीं हुआ करता था, उस समय उड़ीसा जो है वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। हमने आपको पिछले किसी क्लास में बताया था शायद भारत शासन अधिनियम 1935 वाले क्लास में बताया था
कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बंगाल से उड़ीसा को निकाल करके एक नया प्रांत बनाया गया था। और एक नया प्रांत और भी बनाया गया था, उसका नाम कमेंट करके हमें बताएं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कौन से दो नए प्रांत बनाए गए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया उड़ीसा, दूसरा कौन सा था कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले हम जन्म पे बात करते हैं। तो जन्म हुआ कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा उस समय का बंगाल है, तो कभी आपका उड़ीसा विकल्प नहीं है, बंगाल है विकल्प, तो वो भी सही होगा। और 23 जनवरी 1897 का समय अगर आप याद करें तो ये वो समय है जब बाल गंगाधर तिलक अपनी राजनीति में एक राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि पा रहे थे। पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्र नेता के रूप में उभर कर आ रहे थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो जो है केसरी और मराठा में अपने जो लेख लिख रहे थे उनकी वजह से उन पर एक मुकदमा किया गया था और उस मुकदमे में वो पहली बार जेल गए थे। तो ये वही समय है जब कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पिताजी पेशे से वकील थे और इनका परिवार पहले से ही काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण था, यानी एक अमीर परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उस समय भी इनके यहाँ कारें वगैरह हुआ करती थी, यानी कि वो एक धनाढ्य परिवारों में गिना जाता था कलकत्ता के। तो पिताजी का नाम आपको याद रखना है, पिताजी और माताजी। पिताजी जानकी बोस और माताजी थी प्रभावती। प्रभावती देवी। अब चूंकि पहले से ही एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे तो पढ़ने लिखने का अवसर भी मिला, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और 1919 तक इन्होंने अपना स्नातक जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरा कर लिया और एक अच्छी रैंक के साथ पूरा किया। पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे सुभाष चंद्र बोस। 15 वर्ष तक की आयु तक ही इन्होंने स्वामी विवेकानंद की तमाम पुस्तकें पढ़ ली थी और अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद, इनसे जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रेरित थे। बचपन से ही देशभक्ति इनके अंदर आ रही थी। तो जब इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ 1919 में, उस समय जो है इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये सिविल सर्विसेज में जाएं। उस समय जो सिविल सर्विसेज है वो ICS नाम से एग्ज़ाम होता था, जिसको आज UPSC कहा जाता है। उस समय वो होता था ICS। तो 1919 में जब इनका ग्रेजुएशन हो गया, कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता में ही पढ़े लिखे। तो इनके पिताजी की इच्छा थी कि लंदन में जाएं, वहाँ अंग्रेजी पढ़ें, जितने भी विषय हैं ICS के लिए वो सब पढ़ें, तैयारी करें और ICS का एग्ज़ाम उत्तीर्ण करें और सिविल सर्वेंट बन करके आएँ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सोचते थे कि जो ICS है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय वो एक प्रकार से अंग्रेज़ों की गुलामी करना है। सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा करना चाहते थे, तो देश की सेवा और अंग्रेज़ों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी पिताजी का दबाव था, इसलिए जो है कभी कभी होता है ना कि परिवार के दबाव, उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है लंदन चले गए 1919 में। 1919 में कहाँ गए? लंदन गए। किस लिए? ICS की परीक्षा हेतु वहाँ गए, रूम वगैरह ले लिया, तैयारी शुरू कर दी इन्होंने। 1 साल तैयारी इन्होंने की। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो 97 में इनका जन्म हुआ था, 1897, 1919 और ये 3 इधर 22 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी थी। और उसमें मैक्सिमम 23 वर्ष तक का ही व्यक्ति जो है ICS का एग्ज़ाम दे सकता था। तो 1 ही साल का, यानी 1 ही अटेम्प्ट और 1 ही वर्ष का समय था सुभाष जी के पास में। इसीलिए इन्होंने पहले सोचा विचारा, उसके बाद ये पहुंच गए। इन्होंने कहा ठीक है, हम 1 ही साल में इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। और 1920 में एग्ज़ाम हुआ, तैयारी की इन्होंने और 1920 की परीक्षा में ये बैठे। ICS की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया।
4th रैंक लेकर के आए, पास हो गए। लेकिन इनका मन तो था नहीं नौकरी करने का। हालांकि उस समय आईसीएस का जो अधिकारी होता था वो बहुत शानो शौकत से रहता था, अंग्रेज़ों के काम करो, और बहुत बड़े बड़े बंगलों में कार मोटर गाड़ी इत्यादि सारी सुविधाएं उसको मिलती थी। तो सुभाष चंद्र बोस चाहते तो यहाँ पर जो है वो आईसीएस की नौकरी करते, किसी ज़िले में जा कर के अधिकारी बनते, और पूरा फ्यूचर इनके सामने गोल्डन फ्यूचर था। लेकिन जो देश प्रेमी लोग होते हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको सुविधाएं जो है वो चाहे जितनी मिले, लेकिन उनका मन जो है हमेशा इसी में लगा रहता है, देश प्रेम में। तो 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कहीं कुछ बने ही नहीं, बस ज्वाइनिंग इनकी हुई थी, त्यागपत्र दे दिया। एक पत्र इन्होंने लिखा घर पे अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को, और कहा कि इस नौकरी को हम नहीं कर पाएंगे। इनकी माता जी ने इसका सपोर्ट किया और ये जो है त्यागपत्र दे करके घर आ गए। तो जीवन के विषय में बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, बस यही 3-4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है हम देखें कि भारत में जो इनका राजनीतिक करियर रहा वो क्या रहा। तो 1921 डेट आपको समझ में आ गई कि इस समय जो है असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था, और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जो है असहयोग आंदोलन में ही आकर के शामिल हुए। देखिए 1921 में कांग्रेस की सदस्यता ले ली इन्होंने आकर के, कांग्रेस की सदस्यता, वापस आए, कांग्रेस के सदस्य बन गए। और वापस आने पर इनकी जो सबसे पहली मुलाकात है, यानी जो राजनीतिक व्यक्ति एक प्रकार से इनके गुरु बने, वो थे चित्तरंजन दास, CR दास। CR दास उस समय तक बहुत फेमस हो चुके थे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि चित्तरंजन दास जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, लेकिन वो जेल में थे, इस वजह से दूसरे व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1921 में कांग्रेस की इन्होंने सदस्यता ले ली बोस जी ने, और यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ये शरीक तो हो गए गांधी जी के साथ में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की विचारधारा में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था। उद्देश्य दोनों लोगों का एक ही था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सोचने का तरीका क्रांतिकारी था, और गांधी जी का तरीका हम पूरा आपको पीछे पढ़ाते ही आ रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस अभी तो नए नए कांग्रेस में आए थे, बिल्कुल युवा, और इस समय एक दूसरे युवा भी कांग्रेस में जो हैं, मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू। तो ये दो युवा इस समय जो है आंदोलन में शरीक हुए। वो भी अपनी वकालत वगैरह छोड़ करके आंदोलन में शामिल हैं, और ये भी अपनी नौकरी छोड़ करके आंदोलन में आ गए। तो असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया, असहयोग आंदोलन में शामिल। ये पहला आंदोलन है। और इसके बाद में घटना क्या हुई? चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में एक पुलिस चौकी जला दी, और महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और उस वापस लेने की घटना से सुभाष चंद्र बोस बहुत क्षुब्ध हुए, और उन्होंने कहा कि जिस समय भारत की जनता का उत्साह चरम पर था, उस समय आंदोलन को वापस ले लेना एक ऐसी विपदा के समान है जैसे कि राष्ट्रीय विपदा हो। यानी बहुत गलत किया गांधी जी ने, ये आंदोलन वापस लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। तो इसमें शामिल हो गए, और 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। रिवाइज कर लीजिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया, और इस चौरी चौरा कांड की वजह से क्या हुआ? आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। स्थगित कर दिया, रोक दिया आंदोलन। अब इस समय सुभाष चंद्र बोस का जो बयान था वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे सुभाष जी ने क्या कहा कि जिस समय जनता
का जोश अपने चरम पर था। आंदोलन वापस लेना, देखिए बिल्कुल वही शब्द नहीं होते हैं, ठीक है, सेंस वही है। आंदोलन वापस लेना एक राष्ट्रीय विपदा के समान है। यानी कि इस निर्णय का, महात्मा गांधी के इस निर्णय का इन्होंने विरोध किया। आते ही गांधी जी से इनका विरोध शुरू हो गया है, जहां से एंट्री हुई 1921 से ही। इसके बाद में C.R. दास से इनके जो विचार हैं वो ज़्यादा मैच हो रहे थे। C.R. दास इत्यादि ने भी, मोतीलाल नेहरू इत्यादि ने भी गांधी जी के कुछ निर्णयों का विरोध किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कहा था कि हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। उस समय इलेक्शन होने वाले थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि इलेक्शन में हम भाग नहीं लेंगे, और बाद में उन्होंने कांग्रेस के सभी लोगों को इसके लिए मना भी लिया था। लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इस बात से क्षुब्ध थे, और जैसे ही जब गांधी जी ने आंदोलन भी वापस ले लिया तो उन्होंने कहा कि ये तो दोनों तरफ से आपने महात्मा जी गलत कर दिया। एक तो आपने आंदोलन भी वापस ले लिया और इलेक्शन में लड़ने से भी मना कर दिया। इस वजह से उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसको कहा गया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के विषय में भी हमने आपको बताया था। 1923 में दो लोगों ने खास करके ये पार्टी बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और उसी पार्टी में सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने सचिव बनाया। उसमें कई सचिव थे, सुभाष चंद्र बोस को भी उसमें सचिव बनाया गया था। और यहाँ से स्वराज दल के साथ में, स्वराज पार्टी के साथ में सुभाष चंद्र बोस ने काम शुरू किया। अब आपने देखा था कि जब स्वराज दल ने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, उस समय महात्मा गांधी इस आंदोलन के बाद में थोड़ा राजनीति से किनारे हो गए। उन्होंने अपना चरखा, खादी और रचनात्मक कार्यों में अपना मन लगाया, और जब तक साइमन कमीशन का विरोध का समय 1928 तक नहीं आया, तब तक गांधी जी इस राजनीतिक पटल से थोड़ा गायब रहेंगे। और इसके बीच में जो टोटल है वो क्रांतिकारियों का समय है। काकोरी कांड, HSRA, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब का जो है पूरा आपने पढ़ा था। तो यहीं पर स्वराज दल आया। तो जब ये सब विरोधी यानी एक जैसे लोग एक जगह इकट्ठा हुए तो एक नए दल का गठन हुआ 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी किसने किसने बनाई थी? इसमें दो लोग थे खास करके, एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास, जिनको C.R. दास कहते हैं। इन दो लोगों ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, और इस पार्टी का उद्देश्य था कि हम इलेक्शन लड़ करके जाएंगे विधान परिषदों में और वहां से जाकर के सरकार का विरोध करेंगे। और इसी में जो है सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हो गए। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ये जो है सचिव बने इस पार्टी के, और इन्होंने काम शुरू कर दिया चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। तो आपने यहाँ तक समझ लिया कि कांग्रेस में ये शामिल हो गए, अपनी नौकरी छोड़ करके आए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में सबसे पहले असहयोग आंदोलन में उतरे, लेकिन यहाँ पर गांधी जी से इनकी बात नहीं बन पाई। गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस कर लिया और सुभाष चंद्र बोस इससे असंतुष्ट हुए। और फिर जो है जब स्वराज पार्टी बनी तो सुभाष चंद्र बोस जो है उसमें सचिव के पद पर पहुंच गए और स्वराज पार्टी के साथ मिल करके काम करना इन्होंने शुरू किया। और चित्तरंजन दास जो इनके एक प्रकार से गुरु थे, चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए, और कलकत्ता नगर निगम के मेयर के पद पर जब ये थे तो 1924 में सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने CEO बना दिया कलकत्ता नगर निगम का। और यहाँ से कलकत्ता में जो है सुभाष चंद्र बोस एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर करके सामने आए, और इन्होंने तमाम कार्य जो है कलकत्ता नगर निगम में करना शुरू किए। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस का जेल में आना जाना शुरू हो गया। बहुत बार ये जेल गए। 1930 तक आते आते 10-11 बार ये जेल हुआ है। इनको पकड़ ले जाते थे अंग्रेज, छोड़ देते थे, पकड़ ले जाते थे। जैसे ही, अब क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, मन नहीं मानता था बिल्कुल, जैसे ही बाहर आते थे फिर कुछ शुरू कर देते थे करना, और फिर अंग्रेज उठा ले जाते थे। और
एक गांधी जी ने जो तरीका निकाला था, अनशन करने लगते थे जेल में जा कर के, तो ये सभी करते थे, सभी जो लोग जेल पहुंच जाते थे वो अनशन करते थे वहाँ पे, और फिर अंग्रेज जो है परेशान हो जाते थे। वो सोचते थे ये भारतीय लोग जो है खाना नहीं खाते हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन, और इनको छोड़ना पड़ जाता है। अंग्रेज बहुत इससे अचंभित हो जाते थे कि कैसे इस प्रकार का अनशन भारतीय लोग कर लेते हैं कि अन्न जल त्याग देते हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन, तो उनको छोड़ना ही पड़ जाता था। क्योंकि अगर किसी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु जेल के अंदर हो गई अनशन से, तो उससे बात और बिगड़ सकती थी, इसलिए एट लास्ट उनको कुछ न कुछ करना ही पड़ जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ तक आपने समझा। चलिए आगे देखते हैं कि ये सीईओ कब बने। अभी देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कलकत्ता के मेयर भी बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन मेयर बाद में बनेंगे, अभी तो CR दास मेयर बनेंगे। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के CEO बने। और किसने CEO बनाया? उसमें मेयर कौन था? मेयर थे CR दास, चित्तरंजन दास मेयर थे। और उन्होंने, मेयर को यह हक होता है कि इसको वो चाहे तो अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बना दिया, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो काम करना शुरू कर दिए यहाँ पर। जब ये मेयर के CEO के पद पर काम करने लगे तो इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, और कांग्रेस में जो है ये एक जाने माने नेता के रूप में जाने जाने लगे। और इन्होंने कुछ काम भी अच्छे अच्छे किए कलकत्ता में, इसलिए इनकी लोकप्रियता और ज़्यादा आगे बढ़ी। और दुर्भाग्य की बात थी कि अगले वर्ष ही जो है CR दास की मृत्यु हो गई। CR दास की मृत्यु जो है 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पीछे हम आपको बता भी चुके हैं। तो 1925 में जब CR दास की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो स्वराज पार्टी है वो धीरे धीरे डाउन हो गई थी। स्वराज पार्टी में आपको हमने बताया था कि कुछ लोगों ने सरकार में जाने के बाद में, जैसा इनका उद्देश्य था कि वहाँ पर जा कर के हम विरोध करेंगे, उसके बजाय उन्होंने वहाँ पर पद लेने शुरू कर दिए, और इस तरह से स्वराज पार्टी अपने मूल उद्देश्य से थोड़ा भटक गई थी। और धीरे धीरे करके स्वराज पार्टी 1930 तक पहुँचते पहुँचते विलय हो गई। उन्नीस सौ अट्ठाईस में साइमन आयोग का विरोध किया। देखिए सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी। साइमन आयोग का विरोध, ये सब सुभाष जी के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हर बार सुभाष जी का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वही कर रहे हैं। ये साइमन आयोग का विरोध किया, कहां से? कलकत्ता से। यहां भी इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद 1930 में जो है कलकत्ता के मेयर पद पर जो है सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। तो कब ये निर्वाचित हुए? 1930 में। 1930 में सुभाष जी कलकत्ता के मेयर बने। मेयर के पद पर इनका चुनाव हुआ था। अब इसके बीच में एक घटना और आती है 1928 की ही। 1928 में हमने आपको पीछे भी बताया था, आपको याद भी होगा कि 1928 में साइमन आयोग का जब बहुत विरोध हुआ, तो उस समय जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, उसने चेतावनी दी कि आप लोग कुछ बना के लाइए संविधान, उस पर हम विचार करें, सिर्फ विरोध 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 कर रहे हो। तो आपने पढ़ा था कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, यानी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट। और उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दो युवा थे, इन दोनों लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में एक प्राविधान किया गया था, एक पॉइंट था जिसका पुरजोर विरोध किया था। और वो विरोध इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से इन्होंने एक नई पार्टी का गठन भी कर दिया था। तो वो घटना क्या थी उस पर बात करें। 1928 में क्या आया? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू।
1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, बार बार वो चीज़ें नहीं बताएंगे। इसमें एक पॉइंट था जो सुभाष जी से संबंधित है, बस उतनी बात करते चलेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट में एक बिंदु था कि भारत को क्या बनाया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस, ये बात इसमें की गई थी। पहला बिंदु यही था कि भारत को आप डोमिनियन स्टेटस बना दीजिए, अधिराज्य बना दीजिए। अब यहाँ पर सुभाष जी का जो अपना एक विचार था कि हमको अब ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। सुभाष अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। नेताजी ऐसे ही नेताजी नहीं बन गए। नेताजी अपने समय से 10-20 साल आगे तक का सोच लेते थे और वो समझ जाते थे कि अंग्रेज़ों की इसमें रणनीति क्या है। महात्मा गांधी जनता के मन को बहुत अच्छा पढ़ लेते थे और वो जान जाते थे कि जनता क्या चाहती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये भी जानते थे कि अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया इस पर सकारात्मक आएगी या नकारात्मक। वो पहले ही बता देते थे कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं, क्या निर्णय देंगे इस पर। तो सुभाष जी ने कहा कि ये डोमिनियन स्टेटस अब पुरानी बात हो गई, इतने दिन से हम यही सब तो रट रहे हैं, हमको पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि ये रिपोर्ट बन चुकी थी, गांधी जी ने कहा चलिए 1 साल का समय दे देते हैं सरकार को और अगला अधिवेशन 1929 में लाहौर में होगा, वहाँ पर हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। अभी 1 साल डोमिनियन स्टेटस की ही मांग कर लेते हैं। और तो यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में नहीं बन पाई। हालांकि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत सुलझे दिमाग के नेता थे। वो हर परिस्थिति में जो है सामंजस्य बिठा लेते थे। गांधी जी के साथ में उनका समझौता फिर हो गया कि चलिए ठीक है 1 साल का समय देते हैं। लेकिन इस बात से जो है उन्होंने एक नई पार्टी की गठन कर ली थी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके। तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, तो इस बात से जो है सुभाष चंद्र बोस असहमत थे। सुभाष चंद्र बोस इससे क्या थे, असहमत। और फिर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू 2 लोगों ने मिलकर के इन दोनों लोगों ने मिल करके जो है एक नई पार्टी की बना ली थी। उस पार्टी का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंट लीग। बाद में जो है गांधी जी ने समझौता कराया और 1 साल का समय देने पर राजी हो गए थे। ये बात आपको पीछे हम बता भी चुके हैं, यहाँ पर आप इसको नोट भी कर लेंगे कि बाद में गांधी जी के हस्तक्षेप से डोमिनियन स्टेटस को 1 साल तक के लिए वैलिड किया गया कि अगर 1 साल तक सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हम पूर्ण स्वराज को अपनी मांग बनाएंगे। और वही हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही बता दिया था कि अंग्रेज इसको नहीं मानेंगे। अंग्रेज़ों ने नहीं माना और अगले साल 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ वहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके जल्दी से हमें आप बताएं। तो यहाँ तक कहानियाँ पहुँची। यहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का नज़रिया बहुत क्रांतिकारी, बहुत तीव्र है, लेकिन कांग्रेस में उनकी विचारधारा दब जा रही थी, बार बार दब जा रही थी। जब भी वो आगे बढ़ने का प्रयास करते, पुराने नेता जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस को रोक देते थे वहीं पर। तो ये, लेकिन अब कांग्रेस के सिवाय दूसरा मंच भी नहीं था कोई राष्ट्रव्यापी, पूरे राष्ट्र में जिसकी शाखाएं हो, यानी राष्ट्रीय स्तर की दूसरी पार्टी, तो उसी में सब लोग रहते भी थे। और गांधी जी ने अब तक 1930 के समय तक आते आते कांग्रेस में एक पूरी नई विचारधारा डेवलप कर दी थी कि कांग्रेस में वही लोग जो है उच्च पदों पर आकर के अपना रणनीतिक कार्य कर सकते हैं जो अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को स्वीकार करते हैं। यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं थी। और देखिए, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सब लोग अपना अलग अलग काम करते थे। कांग्रेस के माध्यम से ये लोग काम नहीं कर पाते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा बीच का मार्ग अपनाते थे। ये कांग्रेस के साथ मिल करके क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे,
एक सेना का गठन का इनका मन था। एक चाहते थे कि एक सेना भी होनी चाहिए कांग्रेस के साथ में जो अंग्रेज़ों से सशस्त्र लड़ाई करे, ये भी इनका विचार था। लेकिन अभी इनको कांग्रेस में आए 7-8 साल हुए हैं, इतनी ज़्यादा इनका हस्तक्षेप नहीं था कि ये अपने निर्णय मनवा पाते। लेकिन यहाँ से जब 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज पास करा दिया तो इनकी लोकप्रियता बढ़ गई और ये पहुँच गए कांग्रेस की जो टॉप कार्यकारिणी समिति होती थी, 13-14 लोग जिसमें होते थे, उस समिति के मेंबर बन गए सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में अब क्या होता है, आ गया समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, दांडी मार्च। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस बार जैसा कि उम्मीद थी कि यह आंदोलन कुछ बड़ा करेगा और बड़ा होने ही वाला था कि इसमें भी एक पेंच आ गया। उसको समझते हैं क्या हुआ। 1930 का समय आ गया। 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिसको आप दांडी मार्च के नाम से बखूबी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सुभाष चंद्र बोस शरीक हैं, सभी लोग शरीक हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन बन करके सामने आया। दांडी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत फेमस हुई और इसी समय गोलमेज सम्मेलन भी स्टार्ट हो गया। आपने देखा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अंग्रेज़ों ने लंदन में एक सभा की आयोजना कर दी, जिसको हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप में पढ़ा। तो कांग्रेस ने कहा कि हम गोलमेज में नहीं जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा बिल्कुल सही है, नहीं जाना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, और हमको तो इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा और उग्र करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस सोचते थे कि आप आधी जनता को लेकर क्यों चल रहे हैं? हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो सत्याग्रह, अहिंसा, धरना, इन सब चीज़ों में, भूख हड़ताल वगैरह में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा जोश वाले हैं, जो एक सेना के रूप में काम कर सकते हैं। तो हमको सबको साथ में लेना चाहिए, यानी कि सब लोगों को, सभी विचारधारा के लोगों को कांग्रेस से जोड़ करके हमको एक नए प्रकार का आंदोलन करना चाहिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी एक अहिंसक आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा था। तो खैर, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक प्रकार से सफल था और इसने अंग्रेजी सरकार को झुका दिया। अंग्रेजी सरकार जो है समझौता करने के लिए अपनी तरफ से उसने अपना प्रस्ताव रखा। अभी पहले उसने जो है कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन एक साल का जब आंदोलन चला, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। आपने देखा पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं गया। वो जो सम्मेलन था असफल हो गया। असफल होना ही था जब मेन पार्टी गई नहीं उसमें। तो कांग्रेस के सामने सरकार झुकी, यानी सरकार ने कहा कुछ समझौता कर लिया जाए। और उस समय लॉर्ड इरविन था और इधर से जो टॉप लीडर थे वो थे महात्मा गांधी। तो इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के रूप में आपने पढ़ा, 5 मार्च 1931। अब इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा था और उसमें फिर से अचानक से एक समझौता हुआ, और वो भी समझौता ऐसा था कि वो उसमें समझिए सिर्फ अंग्रेज़ों की बातें मान ली गई, अपनी कोई बात मनवाई ही नहीं गई। हमने आपको गांधी इरविन पैक्ट भी पढ़ाया था, क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए थे, जबकि उसमें चाहते तो अपने ये क्रांतिकारी भाइयों को, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होने वाली थी 23 मार्च 1931 को, उसको कम से कम रुकवा सकते थे, ना माफ़ करवाते तो सज़ा ही कम करा सकते थे। वो शर्त उसमें नहीं रखी गई। दूसरा, जिन उद्देश्यों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, 11 सूत्री मांग थी, वो मांगे भी नहीं मानी गई और फिर भी आंदोलन रोक दिया गया। तो इन सब बातों से सुभाष चंद्र बोस को बहुत बड़ी आपत्ति थी। इसके बाद एक निर्णय ये हुआ कि गांधी जी अकेले जाएंगे कांग्रेस के तरफ से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। एक ही लोग हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही कहा कि वहाँ पर अनेक दल जा रहे हैं, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट आ गई थी न्यूज़पेपर और सब मीडिया में कि क्या क्या वहाँ पे हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी को अकेले भेज रहे हो,
और वहाँ पर इतने सारे लोग पार्टी हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और गांधी जी इन सबको एक साथ जो है कैसे जवाब दे पाएंगे, और फिर सब लोग मिलकर के गांधी जी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेंगे और फिर कांग्रेस का कोई मुद्दा वहाँ पर जो है पुरजोर तरीके से नहीं रखा जा सकेगा। एक अकेला आदमी और 50 लोग एक तरफ से बात कहने वाले होंगे तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी गांधी जी को अकेले ही कांग्रेस ने भेजा और जैसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ पर गांधी जी अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं रख पाए, क्योंकि जो विपक्ष के तमाम लोग थे, यानी इनके इतर बात करने वाले जो लोग थे, उनका दबाव बहुत ज़्यादा था और गांधी जी वहाँ पर अकेले पड़ गए। बाकी लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया एक आंतरिक रूप से। तो इस प्रकार से उस आंदोलन में कांग्रेस असफल हुई और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये कांग्रेस की असफलता और गांधी जी की असफलता है, और इस असफलता की वजह है कि कोई भी पहले से प्लान रणनीति नहीं बनाई गई और गांधी जी को वहाँ पर अकेले भेजा गया। तो सुभाष चंद्र बोस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और यहाँ पर जो है जब 5 मार्च 1931 जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इस समझौते से सुभाष जी असहमत थे। सुभाष जी असहमत, इन्होंने कहा यह भी सही नहीं हुआ इस समझौते से भी। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अकेले, कांग्रेस की तरफ से, बाकी तो बहुत लोग गए थे, गांधी जी को अकेले भेजने के निर्णय से भी असहमत। यानी ये दोनों बातें इनको पसंद नहीं आई और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये कुछ भी जो है सही नहीं हो रहा है, और वही हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भी परिणाम नहीं निकला और उसके लिए सुभाष जी ने जो कारण बताया वो यही कारण बताया कि आपने जो अकेले भेजा, इनके साथ में पहले से प्लानिंग करके 2 या 3 या 4 लोगों को भेजा जाना चाहिए था। और इसके लिए इरविन से बात की जा सकती थी कि हम 5 लोगों को भेजेंगे, अगर आप अनुमति दें तो फिर हम समझौता करें, और वो समझौता करता उस समय। तो इसमें ये भी एक पैतरा जो है कांग्रेस का यहाँ पर डाउन हो गया। तो यहाँ पर जो है सेकंड सम्मेलन, गोलमेज का सम्मेलन असफल रहा, असफल। 1934 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी की एक किताब आई थी, द इंडियन स्ट्रगल, भारत का संघर्ष, जो अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित की। उनकी नज़र में काफ़ी विवादित पुस्तक रही और भारतीयों के लिए बहुत लोकप्रिय पुस्तक। और एक और पुस्तक है जो पूछी जाती है, तो 2 पुस्तकें भी हैं सुभाष जी की, आप लिख लें। सुभाष जी की 2 पुस्तकें जो पूछी जा सकती हैं आपसे, एक है द इंडियन स्ट्रगल और दूसरी है इंडियन पिलग्रिम, इंडियन पिलग्रिम। ये जो द इंडियन स्ट्रगल है ये 1934 में आई थी और इसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 34, यानी 1920 से लेके 1934 तक की कहानी इसमें जो है लिखी थी सुभाष जी ने। तो ये 1934 में किताब आई थी। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुभाष जी एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में युवाओं के बीच में खास करके ये प्रिय नेता बन चुके थे। और अगला जो अधिवेशन हुआ, हमने आपको 2 विशेष अधिवेशन पढ़ाए थे, 2 खास जिनके विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी के अधिवेशनों में सुभाष चंद्र बोस को जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। इतनी लोकप्रियता इनकी जो है वो बढ़ चुकी थी। तो वो 2 अधिवेशन हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कुछ ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी और सुभाष के बीच में काफ़ी मतभेद हो गए और सुभाष जी जो है कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे करके, इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था कि 3 साल तक आप
कोई पद नहीं ग्रहण कर सकेंगे निर्वाचन के द्वारा। तो इस प्रकार से सुभाष जी ने सोचा, बोस जी ने, कि ऐसे तो कांग्रेस में काम करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी कांग्रेस के अंदर भी स्थापित की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर उसके बाद वो जर्मनी के लिए निकल गए जब इनकी कोई बात यहाँ नहीं सुनी गई। तो उन चीज़ों पर हम बात करेंगे, उसके बाद हम जर्मनी की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अधिवेशन हुआ 1938 में। 1938 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हरिपुरा कहाँ पर है, किस स्टेट में है हरिपुरा। हरिपुरा में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस समय तक सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, और यहाँ पर जो है अध्यक्ष बने, निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष बने। और फिर इन्होंने अपने हिसाब से जो है एक कार्य समिति तैयार की, और इन्होंने कहा कि ये बिंदु हमने आपको बताए थे। खास करके इन्होंने कहा कि सबको आंदोलन में शरीक करना चाहिए, देशी रियासतें, सभी युवाओं को, यानी हर एक विचारधारा के लोगों को इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। और इनका विचार ये भी था कि एक सेना भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जब क्रांतिकारी विचारों को ये रखने लगे कार्य में, तो 1 साल तो जैसे तैसे ये अध्यक्ष रहे 1938 के। जो चुना जाता था व्यक्ति वो 1 साल तक अध्यक्ष रहता था। अब गांधी जी सोच रहे थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस इसी तरीके से काम करते रहे, तो जो इतने दिन से हमने एक अहिंसक और सत्याग्रह का जो एक मार्ग डेवलप किया है, सुभाष चंद्र बोस इसको साल ही 2 साल में बिल्कुल किनारे कर देंगे और कांग्रेस को एक क्रांतिकारी संगठन बना देंगे। क्योंकि इनके विचार अलग थे, गांधी जी के विचार अलग थे। अभी हम बताएंगे विचारों में क्या भिन्नता हुई, कैसे मतभेद हो गया। तो 1 साल तक तो जैसे तैसे काम ये हुआ, सुभाष जी अपने तरीके से काम करते रहे। अगले वर्ष, अब चूंकि कोई छोटा काम तो था नहीं कि 1 साल में पूरा हो जाता, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर हमको अपने तरीके से काम करना है कांग्रेस में, तो हमको फिर से अध्यक्ष बनना पड़ेगा। तो जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, अगले साल फिर से अधिवेशन हुआ। आप कमेंट करके बताएं त्रिपुरी कहाँ है। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कमेंट करके जरूर आंसर दिया करें, इससे आपको भूलेगा नहीं, याद हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षीय पद के लिए फिर पर्चा भर दिया। और अब यहाँ पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वयं ही अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता अध्यक्ष अभी। तो जो है पट्टाभी सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया, यानी अपनी तरफ से महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्तुत किया। अब जब 2 लोग हो गए तो यहाँ पे मतदान हुआ, और मतदान में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इससे साबित होता था कि कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस का जो है, सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता जो है वो महात्मा गांधी के पैरेलल पहुंच गई थी। यानी महात्मा गांधी का प्रत्याशी हार जाने का सीधा सा मतलब था कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता युवाओं के सर चढ़कर बोल रही थी। और महात्मा गांधी ने सोचा कि अब अगर ये अध्यक्ष रहेंगे तो फिर कांग्रेस की दिशा और दशा में परिवर्तन जरूर हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को वो देख चुके थे। तो अब 2 बराबर टक्कर में नेता यहाँ पर आ गए, एक तरफ गांधी जी, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस। अब 2 में से एक ही रहना है कांग्रेस में। निर्णय हो गया यहीं पर कि अब रहेगा तो एक ही रहेगा, एक का रास्ता अलग हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस चूंकि निर्वाचित अध्यक्ष हैं तो उनको ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब देखा कि महात्मा गांधी और उनके समर्थक जो है इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक सलाह समिति भी बनाई गई कि सुभाष चंद्र बोस अकेले निर्णय नहीं लेंगे, सलाह समिति से करेंगे। तो इस तरह से तमाम प्रेशर बनाए जाने लगे ताकि इनके काम को, इनके तरीके को कंट्रोल किया जा सके। तो जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद पे जीतने के बावजूद, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 1939 में ही इन्होंने एक नया
अपना दल बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो बिल्कुल इनके विचारधारा का एक दल था। और ये चाहते थे कि 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ गया, द्वितीय विश्व युद्ध, तो यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस जो है एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते थे और महात्मा गांधी ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, पूरा आपको पढ़ा भी चुके हैं, आप शॉर्टकट में बस लिख लें, सुभाष चंद्र बोस फिर जो है अध्यक्ष चुने गए। पहली बार यहाँ पर वोट पड़े और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। और यहाँ पर विशेष में लिख लेंगे गांधी जी के प्रत्याशी थे, यानी गांधी जी का समर्थन था, समर्थन इनको था, पट्टाभी सीतारमैया को। और इसलिए इस हार को गांधी जी ने अपनी हार समझा और फिर सुभाष जी ने त्यागपत्र दे दिया। तो यहाँ पर बोस जी ने क्या किया, बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया और फिर कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। एक ही साल के लिए अध्यक्ष बनते थे, जो भी लोग बनते थे वो एक साल तक वो काम करते थे, अगले साल अगले अधिवेशन में फिर नया अध्यक्ष बनता था, जो है 1940 तक ऐसा ही चला। और 1940 में हमने बताया था आपको रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। और उसके बाद में फिर 45 तक नए अधिवेशन हुए नहीं, इसलिए सिर्फ जो बीच में हुई वो सभाएं होती रहीं, अधिवेशन नहीं हुए वार्षिक वाले, तो इसीलिए वो लगातार अध्यक्ष बने रहे। तो यहाँ पर आप परिस्थितियाँ आपने देखी कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा कांग्रेस में रह करके नहीं पल्लवित हो सकती थी, इसीलिए यहाँ से गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस का मार्ग अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे आपके मन में विचार आता होगा कि ये जो दो टॉप के लीडर, यहाँ पे दो टॉप लीडर हो गए अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा के, इनके लक्ष्य अलग अलग थे क्या, इनमें क्या विरोध था, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे, या एक दूसरे के बहुत बड़े कट्टर विरोधी हो गए थे? नहीं, ये सब गलत है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के केवल रास्ते अलग अलग हो गए थे, उनका लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी। लेकिन गांधी जी का मार्ग अलग था, सुभाष चंद्र जी का मार्ग अलग था, और दोनों ही लोग एक दूसरे के मार्गों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अलग अलग मार्ग बना। और ये भारत की आप किस्मत कहिए या दुर्भाग्य कहिए, दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। कि एक तरीका ये सोच सकते हैं कि शायद ये दुर्भाग्य था कि गांधी जी और सुभाष की अगर एक में बन गई होती तो हो सकता है एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता और जल्दी आज़ादी मिल जाती, ऐसा बहुत से इतिहासकार सोचते हैं। और आपको भी इस पक्ष से सोचना चाहिए। यूपीएससी आपसे प्रश्न भी ये आ सकता है एग्जाम में कि यदि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी मिल करके आंदोलन किए होते 1940 या द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तो क्या आज़ादी जल्दी मिल जाती? इस दृष्टिकोण से सोचिएगा, कुछ पॉइंट निकालिएगा क्या हो सकता था। दूसरा दृष्टिकोण ये है, इसको आप किस्मत भी कह सकते हैं या दुर्भाग्य भी, कि सुभाष चंद्र बोस बाहर चले गए तो उन्होंने जा करके बाहर एक सेना का गठन किया, बहुत बड़ी ताकत बन करके वापस आए। शायद भारत में उतनी ताकत वो ना बना पाते, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन का शासन था, उतनी बड़ी फौज बनाना आसान नहीं होता, शुरू में ही वो दबा देते, जैसे कि पीछे दमन करते आ रहे थे। तो वो बाहर चले गए, अच्छा ही हुआ, और वहाँ से एक बड़ी फौज लेकर के आए जिसने सरकार पे बहुत बड़ा दबाव डाला, और उस दबाव के चलते यहाँ पर नौसेना में विद्रोह हो गया और उसकी वजह से सरकार मजबूर हो गई देश छोड़ने के लिए। तो इस नज़रिए से भी सोचिए और दूसरे नज़रिए से भी। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ, जब त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने अपना एक नया दल बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। पीछे आपको हम बता ही चुके हैं 1939 में ही क्या बना, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के उद्देश्य थे स्वतंत्रता प्राप्त करना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में उसको कायम रखने के लिए कार्य करना। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही की थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक ने जो है अपना कार्य शुरू कर दिया। जैसा चाहते थे सुभाष चंद्र बोस उस प्रकार से कार्य करना शुरू कर दिया,
और उसी कार्य की बदौलत जो है सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने फिर गिरफ्तार कर लिया 1940 में। 1940 में जो है फिर से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया सुभाष चंद्र बोस को। तो अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे हम, अब कांग्रेस से अलग हट करके फॉरवर्ड ब्लॉक में काम करने लगे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक, अब ये लोग जो है अपने तरीके से कार्य करना शुरू किए और कलकत्ता में इन्होंने जो है हालवेल स्तंभ है वहाँ पे एक लगाया था अंग्रेज़ों ने। हालवेल के विषय में आपको हमने प्लासी के युद्ध के समय बताया था। हालवेल एक अंग्रेज़ था, सिराजुद्दौला और हालवेल, याद करिएगा वो घटना ब्लैक होल वगैरह की। तो उस समय हालवेल की चर्चा आई थी। तो एक हालवेल स्तंभ लगाया था कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने, तो उसको जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है सदस्यों ने जाकर के ध्वस्त करने की कोशिश की और उसे ध्वस्त कर दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने भी उसे हटा ही दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा उसका विरोध था और उसको जो है एक अपमानजनक प्रतीक समझते थे नेताजी कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और उसको हटवा भी दिया कैसे भी तरीके से। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पत्रिका भी निकालते थे नेताजी। जो नेताजी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो नेताजी अभी इनको नहीं कहा गया है, नेताजी इनको जर्मनी से कहना शुरू करेंगे, लेकिन हम अभी नेताजी नाम से ही संबोधित करते हैं तो वही नाम रखेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पत्रिका भी थी, उसमें भी क्रांतिकारी लेख निकलते थे और भाषण भी इस तरह के ये देते थे जा करके। तो इन सबको आधार बना करके युद्ध का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, भारत रक्षा अधिनियम पास हो चुका था जो युद्ध के समय में किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था बिना किसी भी जांच पड़ताल के। तो उस कानून के तहत जो है सुभाष चंद्र बोस को उठा के 1940 में जेल में डाल दिया। कहा भारत रक्षा कानून यानी युद्ध के समय आपसे खतरा है सत्ता को। तो वहाँ पर जब इस अनैतिक तरीके से सुभाष जी को बंद कर दिया गया जेल में, तो ये वहाँ पर अनशन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा हम खाना पानी कुछ खाएंगे ही नहीं, या तो फिर हमको छोड़िए यहाँ से। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन जब हालत बिगड़ने लगी तो अंग्रेज मजबूर हो गए। तो उन्होंने सोचा अगर हम छोड़ते हैं तो बाहर जा कर के फिर कोई एक्शन लेंगे, तो ऐसा करो इनके घर पे ही इनको कर दो, जाके रख दो और बाहर पहरा लगा दो, घर में इनको नज़रबंद कर दो। तो 1940 में ही सुभाष चंद्र बोस को इनके ही घर पर नज़रबंद कर दिया गया और फिर वहीं से चुपके से एक दिन वो गायब हो गए। कोई जान ही नहीं पाया कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए और फिर वो प्रकट हुए जा कर के जर्मनी में। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इतना घटना नोट कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1940 में फिर गिरफ्तार हो गए। फिर गिरफ्तार हो गए किस कानून के तहत? भारत रक्षा अधिनियम। ये युद्ध के समय चालू किया जाता था, भारत रक्षा अधिनियम। तो इसमें गिरफ्तार करके इनको जो है जेल में डाल दिया गया और वहाँ पे जो है जेल में इन्होंने अनशन शुरू कर दिया, जेल में अनशन। और फिर जो है इस अनशन से ही घर पर नज़रबंद कर दिया। तब क्या हुआ? घर पर नज़रबंद कर दिया, यानी जेल से निकाल के घर पे पहुंचा दिया। बाहर जो है पुलिस का पहरा लगा दिया कि कहीं जाने न पाए, घर में ही रहें। तो ये करना क्या चाहते थे? ये हालवेल स्तंभ को भी तोड़ना चाहते थे और बाकी क्रांतिकारी गतिविधियां भी चालू कर रहे थे। तो इस तरह से घर पर ये नज़रबंद हो गए। अब इसके आगे की क्या घटना हुई वो हम अगली क्लास में बात करेंगे कि जर्मनी कैसे पहुँचे, फिर जापान और INA ये सब कुछ क्या था। तो इससे पहले हम 2-3 बातों पर और डिस्कस करेंगे कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में क्या अंतर था। जब आपको विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आएंगे लिखने को तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं गांधी जी। गांधी जी की कुछ बातें। गांधी जी जो है ये कहते थे कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए और मार्ग भी पवित्र होना चाहिए। जैसे कि लक्ष्य अगर आज़ादी है तो मार्ग उसका सत्याग्रह है, यानी दोनों ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल करके हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य और मार्ग दोनों ही क्या हैं? पवित्र हैं हमारे।
अब यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का दूसरा विचार था। ये जो है युद्ध काल में कोई आंदोलन नहीं करना चाहते थे। युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे। दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा उठाना गांधी जी की नज़र में एक अनैतिक काम था। उठाना अनैतिक है, उचित नहीं है, ऐसा मानते थे गांधी जी। और इसीलिए गांधी जी जो है कोई बड़ा आंदोलन करने के पक्ष में नहीं थे। और आपने देखा था कि सब एक व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। हालांकि 1942 तक पहुंचते पहुंचते जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि मजबूर होकर के कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ही किया, यानी वहां पर जाकर के विचारधारा बदल गई। तो युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा उठाना क्या है, अनैतिक है, ऐसा मानते थे गांधी जी। और इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि बड़ा आंदोलन नहीं किया। इन्होंने कहा प्रतीकात्मक आंदोलन करेंगे। 1942 में बदली बात, दूसरा आंदोलन हुआ। और एक और चीज़ थी कि इनका मानना था कि जो है आज़ादी जो है वो सत्य और अहिंसा यानी सत्याग्रह के मार्ग से प्राप्त की जाएगी। यानी कि आज़ादी का मार्ग क्या होगा, आज़ादी का जो मार्ग होना चाहिए वो सत्य अहिंसा यानी सत्याग्रह के तरीके से हम प्राप्त करेंगे, यही इनका विश्वास था। और इन सब के आधार पर गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस में कौन रहेगा, कांग्रेस में अहिंसक या अहिंसावादी लोग रहेंगे जो हमारे अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। तो ये मुख्य बहुत सी बातें हैं, आप और बातों पर विचार करिएगा। तो गांधी जी का ये एक कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो इनका एक विश्वास था। लक्ष्य पवित्र, मार्ग भी पवित्र। युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया चाहिए, इसलिए जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह पर राजी हुए और बड़े आंदोलन पर राजी नहीं हुए। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के सुभाष जी से विवाद हो गया, क्योंकि इन सब के जस्ट उल्टा जो है वो सुभाष जी सोच रहे थे। और आज़ादी का मार्ग जो है वो सत्य अहिंसा ही है, एक ही मार्ग है सत्याग्रह, और कांग्रेस में अहिंसावादी लोगों का ही वर्चस्व रहेगा, गांधी जी ऐसा मानते थे। अब यहीं पर सुभाष जी का मार्ग जो है वो क्या था, उस पर अगर हम बात करें, ये तुलनात्मक है, लिख लीजिएगा ऐसे ही, बहुत जो है आपको कॉन्सेप्ट में काम आएगा। जब भी आपको आंसर देना होगा कुछ चीज़ों का तो आपको काम आएगा। अब यहाँ पर सुभाष जी की बात करें। अब देखिए पहला मार्ग, पहली बात को ही देखते हैं क्या इनके विचार हैं। इन्होंने कहा कि लक्ष्य जो है बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका लक्ष्य अपवित्र हो, यानी गलत इरादा हो, चोरी का इरादा हो, डाका डालने का इरादा हो, ऐसा कोई इरादा ना हो कि हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारा भी लक्ष्य पवित्र है, आज़ादी, लेकिन हम मार्ग पे भरोसा नहीं करते हैं, एक ही मार्ग पे। तो मार्ग इन्होंने कहा कि मार्ग कोई भी हो सकता है, यानी कि वो हिंसा का मार्ग भी हम ले सकते हैं और अहिंसा का मार्ग भी ले सकते हैं। ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर और दुश्मन पे। जब दुश्मन हमारे सामने सेना लेकर के खड़ा है तो उस समय हमको सेना से ही जवाब देना पड़ेगा, वहाँ पर हम अहिंसा से काम नहीं चला सकते। इसीलिए हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिस हथियार की ज़रूरत हो वो हम चला दें। यानी गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से असहमत नहीं थे। अहिंसा का मार्ग सुभाष जी स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि साथ में सेना भी होना जरूरी है, समय बदल गया है। तो इनका मार्ग दो है। दूसरी चीज़, युद्ध काल के समय का जो नज़रिया गांधी जी का था कि युद्ध चल रहा है तो दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, सुभाष जी जस्ट इसके उलट सोचते थे कि यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। यानी इसी मौके पर अगर अंग्रेज़ों को हम निकाल पाए तो निकाल पाए, नहीं तो फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये सोचना था सुभाष जी का। यानी कि युद्ध काल, द्वितीय युद्ध चल रहा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तो युद्ध काल
एक मौका है और मौके का फायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए जो है बड़े आंदोलन के पक्ष में थे, बड़े आंदोलन के पक्ष में थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह से काम नहीं चलने वाला था, ऐसा सुभाष जी का मानना था कि अब वो समय नहीं है कि हर बार जो है उसी तरीके से अंग्रेज कोई अच्छी प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं, वो बार बार वही तरीका क्यों किया जा रहा है, इसमें थोड़ा बल का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बड़े आंदोलन के पक्ष में थे ये, और इनका मानना था कि कांग्रेस में जो है सभी लोग आने चाहिए, कांग्रेस में सभी लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों। यानी कि अगर सुभाष जी नेतृत्व में आते तो भगत सिंह कांग्रेस के मंच से ही होते, आज़ाद सिंह आज चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कांग्रेस के मंच से ही जाकर के काकोरी कांड करते और दांडी यात्रा भी की जाती। इनका मतलब ये था कि दांडी यात्रा भी करें, और अगर हमारे ऊपर कोई लाठियां बरसाएगा तो उसको फिर हम जवाब देने के लिए भी तैयार हों। तो सुभाष जी का ये नज़रिया था, और सेना तो ये चाहते ही थे, जैसे इनकी इच्छा थी आगे जा कर के इन्होंने सेना का निर्माण किया। तो ये चीज़ें हैं। अब जो नोट है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि सुभाष जी और महात्मा गांधी के बीच में कोई भी विरोधी भावनाएं नहीं थी, सिर्फ मार्ग अलग अलग थे, यानी मतभेद था, मन भेद नहीं था। और सुभाष जी जब आज़ाद हिंद फौज लेकर के आए जापान की तरफ से, तो हमला किया उधर से, तब उधर से भी रेडियो के माध्यम से इन्होंने बापूजी को यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया और कहा कि इस युद्ध में हमें राष्ट्रपिता अपना आशीर्वाद दें। तो उद्देश्य एक ही था, मार्ग अलग अलग थे, और अपने दृष्टिकोण से जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से विश्लेषण आप रखिएगा। अगर सुभाष जी के पक्ष में क्वेश्चन को ले जाना हो तो इनकी बातों को थोड़ा सा पढ़ने को ऊपर करते हुए, और अगर गांधी जी के पक्ष में निर्णय को ले जाना हो, जैसा क्वेश्चन की डिमांड हो उसी हिसाब से आप इसका विश्लेषण कर ले जाएंगे। आपको सभी दृष्टिकोण पता होने चाहिए। तो हमने नेताजी के विषय में भारत में, ये थोड़ा लंबा चैप्टर था क्योंकि भारत में बहुत सी बातें थी। अब अगले चैप्टर में इसमें हम जर्मनी, जापान और आईएनए की बात करेंगे और अस्थाई सरकार, और फिर एक चैप्टर में इसको करेंगे। 2 भाग इसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि नेताजी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश की, और इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और हमें पता भी होना चाहिए इन चीज़ों के विषय में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।